अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अ, जरा थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ और बच्चे ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं। इट्स नॉट स्टार्ट जी बच्चे, मिनहास बच्चे स्टार्ट कर दी है। तो बस ज़रा 5 मिनट रुको, थोड़ा सा मतलब 9:05 या 6 मिनट पे हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो आवाज़ आ रही है ना बच्चों आप लोग को? चलो ठीक है, थैंक यू मिनहास बच्चे। तो बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा आयरिस का ही है। हम आयरिस के थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों। तो आई होप आप कल के सेशन को थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने सबको बताया कल जो कि सबने जिस तरह मैं जैसे आपको आई होप सबको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आप सब ने अपने पास एफबीआर खोलनी है, यहाँ पे नीचे आके एक्स और ऑर्डिनेंस में जाके ऑर्डिनेंस डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। और फिर यहाँ पे इनकम टैक्स आयरस जो है यहाँ पर क्लिक करके आप ये पेज खोलेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ई इनरोलमेंट कैसे होगी, पासवर्ड कैसे हमने फॉरगॉट करना है, तो ये चीज़ें हमने कल प्राइमरीली डिस्कस की थी। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, तो अगर मैंने अपना जो कोई मॉडिफिकेशन करनी है किस चीज़ की, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, मैंने ईमेल एड्रेस चेंज करना है, मैंने कुछ भी इस तरह का चेंज करना है, जिसे कह लो कि न्यू बिजनेस ऐड करना है, या मैंने मोबाइल नंबर ईमेल प्रॉपर्टी का एड्रेस चेंज करना है, मैंने बिजनेस ऐड करना है, तो वो सब हमने कल डिस्कस किया था थोड़ा सा। अभी उसी फॉर्म को हम थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। अच्छा,
तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर चेंज करने का बताया था, ईमेल, ये दोनों दफ़ा लिखेंगे, सबमिट करेंगे, कोड्स आएंगे, वही चीज़ आप फिर कोड आने एंटर करने के बाद इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। जब सबमिट हो जाएगा तो आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज हो जाता है। इस तरह अगर आपने सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करना है तो सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करके सबमिट करके, मतलब ईमेल वही डाल के कोड्स डाल के सबमिट कर देंगे तो सिर्फ मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी में जाके प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं, उसको चेक बॉक्स को टिक कर देते हैं, जो नई प्रॉपर्टी ऐड होती है चेक बॉक्स को टिक कर देते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाती है। अब चलते हैं बिजनेस। कल बिजनेस को ऐड करने का मैंने तरीका बताया था कि बिजनेस यहाँ पे प्लस पे जाएंगे बच्चों। जब प्लस पे जाएंगे आप तो जैसे कि ये पेज खुलता है तो आप बिजनेस नाम जो भी आपका सजेस्टेड नेम है, जैसे कि ए बी एंड को, जो भी नाम रखना चाहते हैं आप वो रख के आप यहाँ पे सारी उसकी फील्ड्स पूरी करेंगे। जैसे जो भी फील्ड है मैं यहाँ पे आप सबके सामने एंटर कर रहा हूँ। तो ये प्रिंसिपल एक्टिविटी है, सेल्स टैक्स है, इस पे एफईडी भी रख सकता है। जो भी मेरी, अगर इसमें मेरे पास ऑप्शन है कि अगर एफईडी नहीं रखता तो मैं एफईडी को अनचेक भी कर सकता हूँ। अगर एफईडी लगता है तो इसको चेक भी कर सकता हूँ। सेल्स टैक्स लगता है ठीक है, नहीं लगता तो मतलब अनचेक और चेक वगैरह दोनों कर सकता हूँ। किस सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड करनी है, जैसे कि मैं कोई भी यहाँ पे, जैसे होटल सर्विसेज आ गया तो मैं यहाँ पे होटल लिख के सर्च करूंगा तो मेरे आगे होटल्स भी आ गए हैं। अगर ये नहीं करना, कोई ऐसी सर्विस जैसे कि वो आप समझते हैं कि लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी सर्विस जो आप समझते हैं कि यहाँ पर नहीं आ रही, जैसे कि ये यहाँ पे देखो बच्चों, एम्पल एम्पल गुड्स और एम्पल सर्विसेज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप अदर्स लिख के, जैसे कि अदर सर्विसेज लिख के आप सर्च करते हो यहाँ पे, तो अदर सर्विसेज लिख दोगे तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाती हैं जिसमें अदर्स अदर्स आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अदर्स अदर्स की तो गया, ये आ गया अदर सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज। तो जस्ट मैं इसको भी चेक कर सकता हूँ। तो मींस कि मैं कोई भी सर्विस मैंने ऐड करनी है इस तरह ऐड करूंगा, इसकी स्टार्ट डेट लिखूंगा कि इस दिन को मैंने स्टार्ट किया। कोशिश करिएगा कि जो स्टार्ट डेट होगी बच्चों वो अब की रखें आप, मतलब पुरानी डेट पे स्टार्ट ना करिएगा, नई डेट पे जो करंट डेट होगी कोशिश करिएगा उसी के ऊपर स्टार्ट कर सके आप। तो क्योंकि वो फिर बाद में आपके लिए मसला होगा। ये जो क्या कहते हैं, आप क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्विस बिजनेस लिखता हूं तो मेरा आज से बिजनेस स्टार्ट हुआ। अगर मैंने लिखा यहाँ पे डेट मैंने लिख दी 10 साल पुरानी, ठीक है, कोई भी 10 साल पुरानी मैंने डेट लिख दी तो मैंने यहाँ पे बताता हूँ कि 10 साल से कारोबार कर रहा हूँ मैं। तो एफबीआर के आगे ये आएगा कि आप 10 साल से कारोबार कर रहे हैं और कारोबार पे टैक्स नहीं पे कर रहे, तो वो नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है। तो जो करंट डेट होती है उस पे लिखे, जो प्रॉपर डेट है आप उसी के ऊपर जाइएगा, पूछ के जाइएगा। तो देख के इस चीज का एलिमेंट आपने देखना है। अच्छा, सर अगर चंद माह पहले का हो तो कोई मसला नहीं बच्चे, चंद माह पहले का कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो चंद माह पहले है ठीक है, लेकिन जुलाई, जैसे कि जुलाई से शुरू हो तो ठीक है, लेकिन अगर शुरू होगा जनवरी से और आप बुक कर रहे होगे एक वो क्या कहते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो फिर तकरीबन 6 महीने की जो रिटर्न है उसमें आपने अपनी बिजनेस इनकम डिक्लेयर नहीं की। तो जुलाई का देख के आपने करना है। जी जमीन खान साहब बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मेरे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई लोग चाहते हैं कि एक बिजनेस को वो अपने ओनरशिप प्रीवियस हिस्ट्री में डिक्लेयर करना चाहते हैं और दूसरे मकासद के लिए, क्या मतलब है कि मैंने एक नाम रखा है एबीसी, दूसरे बंदे ने भी एबीसी रखा है, तो मैं अपना बिजनेस एफबीआर के रिकॉर्ड में पिछले 1-2 साल में रख देता हूँ, ताकि अगर कल को कोर्ट में मैंने साबित करना हो तो मैं कहूँ कि जी मेरा बिजनेस एफबीआर में मैंने इतने साल से जो है ना रजिस्टर्ड है। और एफबीआर अगर मुझे नोटिस करता है तो मैं उसको कहता हूँ कि जी मैंने बिजनेस तो एस्टेब्लिश किया था, लेकिन एज सच कोई बिजनेस एक्टिविटी मैंने परफॉर्म नहीं की,
तो फिर उस सूरत में ये जस्टिफाइबल होगा कि नहीं? नहीं बच्चे, बात समझे आप। यहां पर मैं आज रजिस्टर कर रहा हूं 22 फरवरी को। 22 फरवरी को मैंने रजिस्टर किया और ये एफबीआर को इन्फॉर्म किया कि 10 साल पुराना मेरा कारोबार है। ठीक है। तो आज इन्फॉर्म करना एफबीआर की जो होगी, जो एफबीआर की नजर में वो वो उसकी वो अहमियत नहीं होगी जो कोर्ट में प्रूव एडमिसिबल एविडेंस की सूरत में। आप आज लिख के दे रहे हैं। जब आप आज लिख के दे रहे हैं तो इट मींस कि आज का ऑर्डर निकलेगा 22 फरवरी का, ये 2010 का ऑर्डर नहीं निकलने वाला। 22 फरवरी 2024 का ऑर्डर निकलेगा। इसमें जस्ट आप इन्फॉर्म ये कर रहे हैं कि ये कारोबार आप 10 साल पुराना कर रहे हैं, ये आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एफबीआर में आप 10 साल पहले से रजिस्टर्ड हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि आज के दिन से हम एफबीआर में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। उधर डेट ऑफ बिजनेस की स्टार्ट की पुरानी डेट लिखी है जिसको एफबीआर इस तरीके से तस्लीम नहीं करता। तो ये हमने इसको देख के करना है। तो ये डेट इस सेंस में है, आज मैं लिखूंगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि आपने क्लाइंट से पूछ के बेहतर तरीके से लिखना है कि ये ना हो कि क्लाइंट कहे कि 10 साल का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये कहता है कि वाकई मैंने साल 2 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने टैक्स नहीं दिया, तो मैंने टैक्स देना है जितना भी टैक्स बनता है। कुछ लोग आते हैं आपके पास, वो कहते हैं हमने बाहर के मुल्क जाना है, हमने इस अमाउंट को हमने कंसील किया हुआ था, अब हम टैक्स देना चाहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम, तो बराए मेहरबानी मेरा ये टैक्स जमा करवा दें। तो फिर आप अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से टैक्स दे के चलते हो। तो ये चीजें फिर वो देखनी पड़ेंगी, लेकिन कोर्ट में आज के दिन से आगे चलेगा, पीछे नहीं देखा जा सकता। थैंक यू जी, थैंक कोई मसला नहीं। सर हम कह सकते हैं, अच्छा सरमद अली का मैसेज है सर, हम कह सकते हैं कि बिजनेस पहले स्टार्ट हुआ, बट मैं क्या कहें, बट मैं आई वॉज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बिफोर। बट ये वो रिटेलर है, लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो थोड़ा थोड़ा सा सरमत बच्चे, आप अगर माइक ऑन करके थोड़ा सा सवाल कर लेते हो तो मैं क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, चाहे अगर टैक्स भी पेड कर दिया तब भी। बच्चे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सैफुल्ला बच्चे आज की होगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आज की होगी। ये मैं जरूर कंफर्म कर रहा हूँ कि बिजनेस 10 साल पुराना है मेरा, जो कि कोर्ट आज की डेट से आगे चलेगी। खैर, सम्मत बच्चे, जरा अगर आप माइक ऑन कर लेते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मैं जरा दोबारा पढ़ता हूँ। हम कह रहे थे बिजनेस पहले स्टार्ट हुआ बट मैं वाज नॉट एबल टू बी। हाँ बच्चे, अगर सम्मत बच्चे आपके सवाल की एनोलॉजी अडॉप्ट करो कि आप अगर पॉइंट ऑफ सेल के लिए रजिस्टर करना चाहते हो या टीयर 1 रिटेलर बनना चाहते हो, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने पिछले पहले किया हुआ था लेकिन मैं टीयर 1 रिटेलर में फॉल नहीं करता था। तो आप ये कह सकते हो, लेकिन पॉइंट सिंपल से ये है कि एफबीआर जो है, एफबीआर क्या आपके इस स्टांस पे खामोशी से एक्सेप्ट कर लेगा आपकी बात को? तो ये गलत है। एफबीआर इस पे चुप नहीं होगा, एफबीआर आपको नोटिस कर देगा कि आपने खुद डिक्लेयर किया कि इतना पुराना बिजनेस है आपका। जब आप खुद डिक्लेयर करते हो कि इतना पुराना बिजनेस है और आपने बिजनेस पे टैक्स नहीं दिया हुआ, तो फिर वो एफबीआर आपको हर तरह से आपका ऑडिट करेगा। तो जब ऑडिट करेगा तो फिर चीजें देखी जाती हैं। मैं बिजनेस लॉस बच्चे, बिजनेस लॉस में जो सरमत बच्चे आपका सवाल है कि या फिर बिजनेस लॉसेस में था, तो अगर लॉस भी है तो फिर रिटर्न में तो डिक्लेयर करना था ना कि लॉस आया मेरा 10 साल से। तो जब रिटर्न ही नहीं भरी तो फिर किस बात का कारोबार? तो फिर ये चीजें तो नहीं होती ना ऐसे, ये जस्ट हवाई चीजें नहीं है, ये प्रॉपर चीजें हैं, इसको देख के चलना है। ओके सर, थैंक यू, वेलकम बच्चे। अच्छा, ये मैंने बिजनेस ऐड किया, इसको मैं ओके की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो सिंपल यहाँ पे नीचे ये बिजनेस एक्टिविटीज आ रहा है, ये बिजनेसेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं प्लस की ऑप्शन पे लिंक बिजनेस एड्रेस पे करता हूँ और जहाँ पे मैं कारोबार कर रहा हूँ वहां पे मैं चेक बॉक्स पे टिक करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। तो अब अगर मैं बिजनेस पे क्लिक करूंगा तो मेरा नीचे बता भी दिया मैंने कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये वाला कारोबार मैं कर रहा हूँ। सिंपल सी बात ये है कि इस प्रॉपर्टी पे मैं ये वाला कारोबार कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ एक तरह से। खैर, इसे अब ये कल तक का हमारा लेक्चर इतना था। अब इससे थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों। आगे आ रहा है लिंक।
इसका लिंक का क्या मतलब है? जैसे लिंक की ऑप्शन में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जब मैं आपको दिखाऊंगा आपको काफी समझ आ जाएगा, नहीं समझ आए तो मैं रिपीट कर दूंगा, मैं समझा भी दूंगा। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं प्लस की ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर एक विंडो खुल गई है जो कह रही है लिंक का पर्सन। लिंक मैंने करना है। क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं कि मैं अपना कोई एडवाइजर मुख्तस कर रहा हूँ, मैं अपना कोई एजेंट मुख्तस कर रहा हूं, मेरा कोई ऑडिटर है, मेरा कोई इंप्लॉयर है, मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, पेई है, प्रीडिसेसर है, रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 172 है। मींस कि मैं अपने इस कारोबार को लिंक करूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंप्लॉयर लिख देता हूं यहाँ पे, मैंने इंप्लॉयर लिखा, तो यहां पर मैं बताना एफबीआर को चाह रहा हूं कि शरियार खान एक इंप्लॉई है। इंप्लॉयर का, किस इंप्लॉयर का, यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं पाकिस्तान मोबाइल। अभी जैसे काफी कंपनीज आ गई हैं, इसमें मेरी कौन सी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड, मैंने ये लिख दिया कि मेरा इंप्लॉयर पाकिस्तान मोबाइल फोन कम्युनिकेशंस या जो भी लिमिटेड है वो मेरा इंप्लॉयर है। और किस डेट से मेरी इंप्लॉयमेंट स्टार्ट हुई, मैं डेट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि 2023 के जून से या जुलाई से, जुलाई की 1 तारीख से ये मेरा एम्प्लॉयर है। तो मैंने ओके किया, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि ये मेरा एम्प्लॉयर है। ठीक है, मैं इसको चेंज भी यहाँ पे एडिट की ऑप्शन पे जाके चेंज भी कर सकता हूँ जब तक मैं सबमिट नहीं करता। तो ये मैं चेंज एक भी कर क्वेश्चन। सकता। हाँ बोले। तो ये है कि मिसाल ये बिजनेस में हम एम्प्लॉयर का कैसे जिक्र करेंगे? बेसिकली एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय तो हो सकता है बिजनेस में, एम्प्लॉयर कैसे जिक्र करेंगे? नहीं, ये मैं अपने इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक, ओके ओके, समझ शरियार खान डिक्लेयर ये कर रहा है, इंडिविजुअल डिक्लेयर कर रहा है कि इसका जो एम्प्लॉयर है वो ये कंपनी है, जस्ट ये। ठीक है। अब जब इस कंपनी ने अपना टैक्स, जब सैलरी पे टैक्स काटना है तो शरियार का टैक्स काटेगा। तो वो शरियार को प्रॉपरली बुक होता आ रहा होगा, वैसे भी आ रहा होता है, लेकिन एक तरह से मैंने एफबीआर को डिक्लेयर कर दिया कि शरियार की जो इनकम है वो इस पाकिस्तान मोबाइल फोन, जो भी आगे कंपनी का नाम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इधर से शरियार को सैलरी इनकम आ रही है। तो ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे और भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऑडिटर मुख्तस करता हूँ, जैसे कि मैंने ऑडिटर कह दिया, यहाँ पे कर देता हूँ रफाकत बाबर। मैंने यहाँ पे ये बताया कि मेरी कंपनी का ये शरियार खान को ऑडिटर, ऑडिट कौन करता है, रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने आप को किसी बिजनेस के साथ लिंक करना होता है तो मैं यहाँ पर लिंक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने बताना है कि जैसे कि शरियार खान है ये, अब ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ, या लेट्स सी सी स्टेट कर लेते हैं कि शरियार खान पाकिस्तान में है या नहीं है। रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट शरियार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और शरियार का कोई भी काम होगा तो रफाकत बाबर एंड को टैक्स के मामलात में और जो अपील्स के मामलात में रफाकत ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे रफाकत बाबर एंड को। और ये अगर नहीं अवेलेबल तो शरियार ने कोई पैसे देने हैं टैक्स ऑफिस को तो रफाकत बाबर से कलेक्ट किए जा सकते हैं शरियार के नाम पे। तो ये लिंक करने की अहमियत ये होती है कि मैं अगर लिंक करता हूं और अब मैंने लिंक कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया, रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ये चला जाएगा, एज सच के लिंक चला जाएगा कि मतलब शरियार खान आपके साथ लिंक होना चाहते हैं। ये कब लिंक होगा, जब मैं इधर से सबमिट कर दूंगा तो रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जब अपना लॉगिन किया, जब अपना लॉगिन किया तो उसको ऑप्शन आएगी कि शरियार खान आपके एम्प्लॉई हैं और आपके साथ लिंक होना चाहते हैं। तो जब रफाकत बाबर एंड को एक्सेप्ट करता है उसको, तो अब रफाकत बाबर एंड को चार्ट अकाउंटेंट जो हैं जब भी लॉगिन करेंगे उनके लॉगिन के साथ शरियार खान का भी लॉगिन हो जाएगा वहां पे। उन्होंने रिटर्न फाइल करनी है शरियार की, वो अपने लॉगिन से शरियार की रिटर्न कर सकते हैं। मतलब एक बात होती है ना कि एक लॉगिन अपना करेंगे उसके साथ कुछ और बंदों के लॉगिन अटैच हो जाएंगे।
तो वो इस तरीके से लिंक करने से आपके अटैच हो जाया करते हैं। यहां एक तक इसी। सवाल, हाँ पूछें। इसमें आप जब इंडिविजुअल खोल रहे होंगे एज ए शहरयार, तो आप भी इसको एडिट और अपडेट कर सकते हैं, और आपका जो ऑडिटर है वो भी एडिट और अपडेट कर सकता है जी बिल्कुल कर सकते कॉपी। हैं। इस- जी जी बच्चे बोलो। इसमें आप जो तो इस में नहीं है, तो क्या सरमत बच्चे माजरत के साथ आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप मैसेज ही कर दें। ठीक है, वो आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। माजरत, मुझे कोई आवाज नहीं आई। अगर किसी को समझ आ गया तो काइंडली वो बता दे, सरमत भाई जो पूछ रहे थे, तो मैं जवाब दे दूं उनका। किसी को समझ आया? नहीं सर, उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। अच्छा चलो ठीक हो गया, थैंक यू जमीन भाई। अच्छा, सरमत बच्चे आप मैसेज कर दो। ठीक है, मैं आपके मैसेज का जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब आगे मूव ऑन करते हैं। आप सरमत भाई क्वेश्चन करोगे, मैं जवाब फौरन दे दूंगा, वापस आ जाऊंगा, आप बेफिक्र हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ इधर से अभी फिलहाल। ठीक है। अगली ऑप्शन आ रही है अटैचमेंट की। मैंने अटैचमेंट की ऑप्शन जो आ रही है यहाँ पर आ रहा है एविडेंस विद फॉर्म विद 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, कि आप एडिट क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसकी एविडेंस दें कि वाकई आपका एडिट हो गया कि एडिट करना जरूरी भी है कि नहीं। फिर एविडेंस ऑफ टेनेंसी ओनरशिप। अच्छा, फिर दूसरा है एविडेंस विद 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल मॉडिफिकेशन, के आप एडिट जो करना चाह रहे हैं उसके पीछे शवाहिद क्या है, एविडेंस क्या है। फिर दूसरा है एविडेंस ऑफ टेनेंसी ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, कि जो बिजनेस आप ऐड करना चाह रहे हैं उस बिजनेस का एविडेंस दे दें, जैसे कि बिजनेस की तस्वीरें होंगी दुकान की या ऑफिस की, या जो भी, वो तस्वीरें इसमें अटैच कर दें। फिर पेड यूटिलिटी बिल ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, कि आप यूटिलिटी बिल्स की जो है उसका एविडेंस दे दे कि आपका इस जगह पर रहते हैं और आपने बिल भी जमा कराया हुआ है, और 3 महीने से पुराना बिल नहीं होना चाहिए। तो ये सिनेरियो जब आप लिख देते हैं, ये चीजें जब आप लिख लेते हैं, ये अटैच कर लेते हैं, तो फिर ये कहते हैं ये फॉर्म सबमिट होने के काबिल होता है। पहले इस एविडेंस के बगैर सबमिट हो जाया करता था, अब यहाँ पे एविडेंस लगाना मैंडेटरी है। अगली बात ज्यादा अहम है, क्या मेरे पास एविडेंस नहीं है तो क्या फिर सबमिट मैं कैसे करूं। तो बच्चों इसका एक सिंपल सा हल है कि एक वर्ड फाइल लो, एक वर्ड फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आप सबके सामने तस्वीर अटैच करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने प्लस की ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर उसने क्या एविडेंस लगाया, मैं अगेन प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर लेट से ये तस्वीर मेरे पास पड़ी है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो उसने मुझे दे दिया इनवैलिड फाइल, प्लीज सेलेक्ट फाइल विद पीडीएफ फॉर्मेट व्हाट्सएप इमेज, ये अटैच नहीं हो सकता, उसने एरर दे दिया। मैं लेट से कि वर्ड फाइल लगा लेता हूँ। ये मैंने वर्ड फाइल लगाया तो फिर उसने दे दिया कि भाई इनवैलिड फाइल टाइप, आप पीडीएफ फॉर्मेट लगाएं। फिर मैं प्लस करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पीडीएफ पड़ा, ये मैंने अटैच किया, तो ये मेरा अटैच हो गया। इसे ओके करूंगा तो मेरा ये एविडेंस अटैच हो गया। तो सिंपल सी बात है, एक खाली वर्ड फाइल उठाओ, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो, और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ अटैच कर दो, तो खाली फाइल अगर लग भी जाए ना तब भी एक्सेप्ट हो जाता है, और रजिस्टर आपकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, कोई मसला नहीं हुआ करता। अच्छा, सर मेरा क्वेश्चन था क्वेश्चन कि, हाँ जी बोले बोले। वो ये है कि आपने यूटिलिटी बिल का जिक्र किया है, ये रेंटल की सूरत में भी आपने उस मालिक का लगाना है जिस पे आप हाँ, बैठे हुए हैं। वो बिल आपके जो ऑफिस है वो रेंट पे हो या अपना हो, उस ऑफिस का बिल लगाना है, और बिल लगाना है बिजली का। इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाएं और इलेक्ट्रिसिटी बिल की तस्वीर लें, और इलेक्ट्रिसिटी मीटर की भी तस्वीर लें। वो मैं रीजन थोड़ी देर बाद समझाऊंगा क्यों, लेकिन कॉपी आप हो। इलेक्ट्रिसिटी लगाना है। ठीक है। अच्छा, समझ से मेरा क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल आई गिविंग कंसल्टेंसी सर्विस टू, अगर कोई मेरे साथ है तो वो अगर अपनी लायबिलिटी पे नहीं करता तो क्या मुझसे कोलेट की जाएगी। बच्चे अगर पार्टनरशिप में हो
तो आप, और अगर पार्टनरशिप फर्म में हो तो आप जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हो, ठीक है। और अगर आप सेपरेट सेपरेट हो, ठीक है, आगे तो वो अगर अपनी और अगर आपने उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर नहीं किया, मैंने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे लिंक करना बताया था बच्चे, जरा समझ गौर से सुनो। ये लिंक करना है यहाँ पर, मैंने डिक्लेयर करना है जो भी है ये रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 172। अगर मैंने ये रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया हुआ है तब मुझसे पैसे लिए जा सकते हैं। अगर ये सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो फिर नहीं लिए जा सकते। रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 172 जो डिक्लेयर करते हैं उसका मकसद ही ये होता है कि मेरे पीछे मेरे सब कामों का करता धरता ये है, आप बराए मेहरबानी इससे ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चला करता है। तो खैर यहाँ पर जो भी है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 172 ऑफ द ऑर्डिनेंस है। और यहाँ पे देखो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ये लॉयर्स हैं जो कंपनी के साथ लिंक होते हैं, तो ये देखना होता है। तो हम रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 172 वाले एप्ली इसको क्लिक करके जमा कराएंगे ना, सबमिट कर देंगे, तो वो फिर हमसे रिकवरी कर सकते हैं उस बंदे की। तो थैंक यू बच्चे सरमत। अच्छा, यहाँ पे अटैच तीनों तीनों टैब्स में अटैच कर दीजिएगा बच्चों। फिर लास्ट कॉलम आ रहा है बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट पे गया हूँ, यहाँ पर सिंपल सी इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर प्लस की ऑप्शन है बच्चों। इस प्लस की ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ बच्चों। जैसे मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है टाइप, कि मेरा अकाउंट है जो भी है मेरे पास, मैं उस अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरा करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, किस तरह का अकाउंट है, मैं सेविंग अकाउंट कर लेता हूँ। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आ गया बच्चों। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ये है कि मैं जैसे कि यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देता हूँ, जैसे F8 मरकज लिख लेता हूँ, ठीक है। उसने काफी बैंक दे दिए इस्लामाबाद के, मैंने ये बैंक कोई भी सिलेक्ट कर लिया उसने, मैं बुर्ज बैंक है जो भी है। यहाँ पे उसने कहा है कि आप बैंक अकाउंट नंबर दें, जो आपका बैंक का अकाउंट नंबर है वो दे दें। मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे एंट्री कर दी। फिर उसके बाद कहता है आई बैन, मतलब इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। तो ये जो इसका अकाउंट इंटरनेशनल होगा, जो आपकी चेकबुक पे लिखा होता है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, नहीं तो आप बैंक वालों से कहोगे कि मेरा आई बैन क्या है, तो वो बता देंगे। अच्छा, समझ बच्चे बताता हूँ भी, ठीक है। तो आईबैन अटैच करोगे, फिर नीचे करेंसी अटैच कर दोगे, जैसे ये PKR है, ये अकाउंट किस दिन खुला, आपको बैंक की तरफ से लेटर आता है कि ये अकाउंट किस दिन खुला, आप वो लगा दोगे यहाँ पर कि इस डेट को खुला था मेरा अकाउंट। अब बैंक में भी ये ऑप्शन आ रही है कि क्या बेनामी, लेसी, ऑक्यूपेंट या ओनर। बैंक में हमेशा आपका जो अकाउंट होता है वो आपकी अकाउंट जो होता है वो ओनरशिप पे होता है। तो अकाउंट किसी को आप सबलेट नहीं कर सकते, मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी आप किसी और को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमेशा ओनर ही रहेगा। शेयर कितना है, 1 से लेके 100 तक आप रख सकते हो। इसको करोगे तो ये अकॉर्डिंगली आपका बैंक ऐड हो जाएगा। समझ बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जरा पढ़ने लगा हूँ। बिजनेस का बैंक अकाउंट अटैच करना है या पर्सनल? बच्चे अगर आप बिजनेस ऐड कर रहे हो तो बिजनेस का कर दो, अगर पर्सनल ऐड कर रहे हो तो पर्सनल कर दो। पर्सनल कर रहे हो तो अगर आपके रिफंड्स बना करते हैं FBR से, तो फिर आपने वो करना है, क्या कहते हैं, आपके रिफंड बनता है FBR से, तो फिर आपने क्या कहते हैं, फिर आपने बैंक ऐड करना है। अगर रिफंड नहीं बन रहा और बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ तो मसला कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो आपने आपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कराई है तो बिजनेस का ही ऐड करना है। और एक नहीं, आप पांच पांच छह छह जितने मर्जी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। जी अशमंगी बच्चे बोलो। सर ये जो आप अटैचमेंट बता रहे थे कि जिसमें बिजनेस की या फिर जो टेनेंसी है या ओनरशिप है घर की वगैरह की, तो ये इंडिविजुअल के केस में होगा या फिर मैंडेटरी है या फिर बिजनेस के एंड पे मैंडेटरी है ये चीजें? बच्चे इंडिविजुअल के केस में मैंडेटरी जो है वो 181 फॉर्म जो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन की है वो है। उसके बाद अगर आपने मॉडिफाई करना है, एनटीएन मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन बता रहा हूं, मींस एनटीएन में कुछ तरमीम करनी है, तो आप ईमेल चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो, बिजनेस ऐड कर सकते हो, किसी के साथ अपने आप को लिंक कर सकते हो। तो ये मैं मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर 181 का जो फॉर्म है उसमें ये चीजें नहीं आ रही होती।
तो यहां पर मॉडिफिकेशन करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ठीक है सर, ठीक है। चलो इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे सेव करके सबमिट कर दूंगा। सबमिट हो जाएगा तो मेरा मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा, ईमेल भी चेंज हो सकती है, प्रॉपर्टी का एड्रेस भी चेंज हो सकता है, बिजनेस ऐड भी हो सकता है, बिजनेस किसी बिजनेस का लिंक करना है अपने आप को वो भी कर सकते हो, और बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन से की जा सकती हैं। अब बच्चों थोड़ा सा हम आगे मूव ऑन करते हैं। अगर मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन पे किसी का कोई भी सवाल है, कोई चीज समझ नहीं आई बच्चों, तो प्लीज पूछें आप। कोई करना चाहता है सवाल तो बच्चों बताओ। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा, इस रजिस्ट्रेशन की टैब में मैंने ये सेकंड टैब पढ़ाई है। अभी बच्चों सब मेरा क्वेश्चन है जी, मिनहास संधू बच्चे बोलो। सर मेरे ना 3 क्वेश्चन है सर। एफईडी पर जरा मुझे थोड़ा सा सर एलेबोरेट कर दे। दूसरा, अगर हम ये बिजनेस को अटैच करते हैं साथ और मतलब अपने एम्प्लॉयज को ऐड करते हैं, क्या सर ये ईओबीआई के साथ भी इसको एफिलिएट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ता? अच्छा बच्चे, आप बिजनेस ऐड करते हो यहाँ पर, आप अपने इंप्लॉयज नहीं ऐड कर सकते हो, आप एम्प्लॉयर ऐड कर सकते हो। एम्प्लॉयज को ओके ऐड सर, नहीं ठीक है। करना। ठीक है, ठीक जब है, आई एम्प्लॉयज गॉट को इट। ऐड नहीं करना तो ईओबीआई का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ठीक है। अब पहला सवाल आपका है एफईडी। एफईडी होता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। पहले प्रीवियसली सेल्स टैक्स नहीं हुआ करता था, एफईडी हुआ करता था। सेल्स टैक्स के वालिद मोहतरम है एफईडी। ठीक है, तो फिर एफईडी जब वसी होना शुरू हुआ तो फिर सेल्स टैक्स को सेपरेट बनाया गया, सेपरेट एफईडी से कर दिया। फिर सेल्स टैक्स के अंदर से 18वीं तरमीम के बाद, जो जरदारी दौर में जो आई थी बच्चों, उसके बाद सेल्स टैक्स और सर्विसेज, सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो सेल्स टैक्स एक्ट से अलग कर दिया गया। तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी फेडरल के ऊपर लगा करती है और कुछ आइटम्स पे लगा करती है, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स पे एफईडी लगा करती है, सेल्स टैक्स नहीं लगा करता। खैर, जो भी सिनेरियो है, एफईडी एक फिस्कल स्टैचू है और उसके हिसाब से हमने कुछ आइटम्स जो उस लॉ के अंदर लिखे हुए हैं उस पर ड्यूटी देनी होती है, और ड्यूटी वफाक हो जाती है क्योंकि फेडरल एक्साइज है। ठीक है बच्चे, अब अच्छा मजीद सर, अगर थैंक आपका यू वेरी मच सर। कोई टेक्निकल बीच में क्वेश्चन है तो वो पूछना है तो वो भी बेशक कर लो, अगर अभी करना है तो बाद में करना है तो बाद में कर लेना। इन केस बिजनेस वाइंड अप व्हाट विल बी द प्रोसेस। सरमत बच्चे परफेक्ट, आपने सही बोला। अभी मैंने स्केड्यूल पढ़ाना नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा रफीक बच्चे, इन केस बिजनेस वाइंड अप बच्चे वो भी मैं बताता हूँ, जरा हौसला कर लो। मैं थोड़ा सा अभी जो चीजें हैं मजीद वो कर लूँ क्लियर, तो आपके लिए तो बकिया फिर हमारे लिए आगे हम मूव करेंगे तो वो भी बीच में आ जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं बच्चों। अगर मैंने इनकम टैक्स में रजिस्टर कर लिया अपने आप को, अब मैंने अपने कारोबार को मैंने सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर करना है, तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? यहाँ पर 14(1) का फॉर्म आ रहा है बच्चों। मैं इस 14(1) के फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। एक मिनट बच्चों। अच्छा, मैंने अगर अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करना है तो मैं 14(1) का फॉर्म पे क्लिक करूंगा। मैंने 14(1) का फॉर्म क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास ये देखो ब्लू फील्ड आ रही है, इसमें मैं कोई तरमीम नहीं कर सकता। मैं इस टाइप में चेंज कर सकता हूँ कि मैं आया गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ या मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया करता। तो दोनों सूरतें मेरे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर। अगर मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकता हूं तो मैंने मैन्युफैक्चर क्या करता हूं, तो मैन्युफैक्चर, अगर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं या कोई भी और काम करता हूं तो नॉन मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में चला जाऊंगा। अच्छा पहली बात ये, दूसरी बात बैंक अकाउंट।
बच्चों सेम बैंक अकाउंट की ऑप्शन है, जैसे कि उधर बैंक अकाउंट था वैसे यहाँ पर भी आपने ऐड करना है। अगर वहां पर ऐड है, आपने बिजनेस में ऐड कर लिया या वैसे ही ऐड कर लिया, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा खुद ब खुद। मैंने ऐड नहीं किया हुआ इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगली बात बच्चों, बिजनेस, बच्चों मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि ये हमने पहले इनकम टैक्स की नोटिफिकेशन में पढ़ ली है। अच्छा, बिजनेस आ गया। बिजनेस में यहाँ पर सेम वही प्लस की ऑप्शन पे करूंगा। तो यहाँ पर लेट से कि मैं आपके सामने यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जेन में, क्योंकि अगला टैब के लिए ये जरूरी है। लेट से कोई भी बिजनेस में यहाँ पे कर लेता हूँ बच्चे, कि आज से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। मैंने बिजनेस ऐड किया है, इसमें मैं प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ। तो अकॉर्डिंगली मैंने बिजनेस ऐड कर लिया है इन सेल्स टैक्स, ठीक है। अगर मैंने इनकम टैक्स में बिजनेस ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं होती, मुझे यहाँ पर डायरेक्ट बिजनेस नेम आ जाया करता है। अगली बात यहाँ आ रहा है यूटिलिटी। अच्छा, अच्छा संबंध बच्चे का क्वेश्चन है कि हाउ टू सिलेक्ट बिजनेस प्रॉपरली, एचएस कोड, क्योंकि सेल्स रिटर्न फाइल करते हुए एचएस कोड का इशू आता है। बच्चे वो अभी तो मैं नहीं समझा सकूंगा, लेकिन बच्चे सेल्स टैक्स एक्ट उसके लिए जरा डाउनलोड कर लो अपने पास बच्चे। उसके अंदर जो बल्कि पाकिस्तान कस्टम टैरिफ्स अपने पास डाउनलोड कर लो। और यहाँ पर जो बिजनेस आ रहा है ना, बिजनेस, इसका कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं है उस एच एस कोड के रेफरेंस से। यहाँ पे जो मैं बिजनेस ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैं इसको कर रहा था, एक और बिजनेस ऐड करता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर एच एस कोड कहीं पे नहीं आ रहा है, ठीक है। आप इधर एच एस कोड आप जो भी कर लोगे समझ बच्चे, एच एस कोड नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट कर लेता हूँ आज की, जैसे कि मैंने ओके कर दिया तो अकॉर्डिंगली मेरा ये बिजनेस ऐड तो हो गया है। बट इस बिजनेस का कोई इम्पैक्ट है, मतलब जिसे कह लो कि एच एस कोड कहीं पर आया तो कहीं पर नहीं आएगा बच्चे। ये जब आप स्केड्यूल पढ़ोगे तो आपको स्केड्यूल से निकालने पड़ते हैं, या एच एस कोड की जो ऑनलाइन आपके पास ऑप्शन है आप उसी में करना पड़ता है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं हुआ करती समझ बच्चे। तो ये यहाँ पर बिजनेस का उसके ऊपर एच एस कोड पे इम्पैक्ट नहीं हुआ करता, लेकिन हाँ हमें देखना जरूर पड़ता है। अच्छा, अगली बात करते हैं बच्चों यूटिलिटी। जैसे यूटिलिटी में गया बच्चों, यूटिलिटी में तो मैंने बिजनेस का बताया कि बिजनेस इस प्रॉपर्टी पे चल रहा है। जब मैंने इस प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास ये पहले से आ रहा है, इसको इग्नोर करो। यहाँ पर मैंने बिजली का बिल ऐड करना है। यहाँ पर मैंने इस प्रॉपर्टी के साथ बिजनेस का बिजली का बिल अटैच करना, तो यहाँ पे बच्चों प्लस की ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ कि बताता हूँ कि इस प्रॉपर्टी पर किस तरह का मेरे पास मीटर लगा हुआ है। उसका जैसे मैंने कमर्शियल कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कर दिया, ऑल दो मेरे पास ऑप्शन सारी आ रही हैं, मैं कोई भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रेफरेबल इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि सेल्स टैक्स में एक वजह होती है कि अगर आप दुकान होती है तो आप दुकान पर सेल्स टैक्स आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो बिजली के बिल के अंदर सेल्स टैक्स आपके कारोबार का भी लग के आ जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले बताया कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का आपने ऐड करना है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का आप ऐड करोगे तो फिर वो आसानी रहती है। खैर, मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऐड किया, यहाँ पर जो भी कंज्यूमर नंबर है आप वो डालोगे, वो आपके बिल के ऊपर लिखा होगा। प्रोवाइडर क्या है आपका, मतलब आप आयस्को पेस्को टेस्को जो भी आपका है आप वो ऐड कर लोगे। इस डेट से कनेक्शन आपका स्टार्ट हुआ, क्योंकि हर बिल के ऊपर लिखा होता है ये कनेक्शन डेट, तो जो भी डेट लिखी हुई है आप वो लिखोगे, इसको ओके करोगे। तो आपके पास जैसे ओके किया तो यहाँ पर एक वही जो आपने ऐड किया तो यहाँ पर वही चीज आ जाया करेगी। जी सम्मत बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आ जाया करता है कि ये डोमेस्टिक है या कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे DOM लिखा हो तो डोमेस्टिक लिखा आ जाता है, वो रेफरेंस नंबर के आगे। तो वो डी लिखा हो तो डोमेस्टिक है, C लिखा हो तो कमर्शियल है, और I लिखा हो तो इंडस्ट्रियल। मतलब ये कोड्स यूज किए जाते हैं, लेकिन वैसे बिल से समझ आ जाया करता है।
और उसके यूनिट से भी समझ आ जाता है कि यूनिट रेट क्या लगा हुआ है। तो वहां से समझ आ जाया करता है कि किस तरह का आपका बिजली का मीटर लगा हुआ है। खैर, आगे चलते हैं। यहाँ पर सेम अटैचमेंट्स आ रही हैं। यहाँ पर अटैचमेंट थोड़ी सी बढ़ गई हैं बच्चों। अच्छा, जो अटैचमेंट्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई। यहाँ पे बैंक सर्टिफिकेट है, आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उसकी अटैचमेंट यहाँ पे करनी है, उससे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेके आपने अटैच करना है। फिर आगे क्या कहते हैं, पिक्चर्स ऑफ यूटिलिटी मीटर। आप देखो, टेलीफोन की तो मीटर की तस्वीर ही नहीं हो सकती टेलीफोन की। इसी तरह गैस के मीटर की हो सकती है, लेकिन गैस में सेल्स टैक्स नहीं लग के आया करता। तो प्रेफरेबली बिजली का मीटर आपने यूज करना है, तस्वीर उसकी खींचनी है। इसी तरह पिक्चर्स ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, जो ऑफिस की प्रेमिसेस है उसकी तस्वीरें खींचनी है। पिक्चर्स ऑफ मशीनरीज, अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी की तस्वीरें भी खींचनी है। बिल्स ऑफ लेडिंग, लिस्ट ऑफ एचएस कोड्स टू बी इंपोर्टेड, कौन कौन से आपने एचएस कोड इंपोर्ट करने हैं वो सारी वहाँ यहाँ पे लिस्ट आपके आ जाएगी। जो भी आपने इंपोर्ट करने हैं तो यहाँ पे प्लस करके आप वो ऑप्शन फाइल डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लस करने की ऑप्शन है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं पिक्चर यूटिलिटी मीटर है, यहाँ पर मैं अगर पिक्चर ऐड करता हूँ तो अगेन वो एरर देता है। तो याद रखो, आपने यहाँ पर हमेशा पीडीएफ ही अटैच करना है। इससे आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रॉपर्टी टैब आ रही है, इस प्रॉपर्टी टैब पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी, इसको चेक बॉक्स है, ये भी मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं इसी को यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड करके कि मेरी सेल्स के जुमरे में जो कारोबार मैं कर रहा हूँ किस जगह पर कर रहा हूँ, तो वो प्लस करके मैं इस प्रॉपर्टी की ऑप्शन पे क्लिक करके प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकता हूँ। अच्छा सर, क्या ये सब चीजें अटैच करने के बिना फॉर्म सबमिट हो जाता है या लाजमी सब अटैच करनी है? बच्चे, मैंने बताया कि अटैच करनी मैंडेटरी है। पहले अटैच किए बगैर हो जाया करता था, अब ये मसला करता है। लेकिन आप क्या करो, एक खाली पीडीएफ वाली, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये न्यू न्यू डॉक्यूमेंट खोला, इसको मैं कहूँगा सेव एज। सेव एज किया मैंने बच्चों, डाउनलोड्स में गया, मैंने इसको लिख दिया और वेब पेज। ठीक है, इधर से मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज करके पीडीएफ कर दिया। ये आप सब अपने पास इस कोई भी डॉक्यूमेंट उसको पीडीएफ कर सकते हो। इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ये मेरे पास हो गया। अब मैं जाऊंगा इसी क्या कहते हैं अपनी इस फाइल के ऊपर, यहाँ पर मैं अटैचमेंट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं प्लस की ऑप्शन पे क्लिक किया, अगेन प्लस की ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये पीडीएफ मेरे पास पड़ा है, इसको मैं अटैच करता हूँ, ये अटैच हो गया। ओके करूंगा, ये अटैच होता जाएगा। मैं सब में एक ही डॉक्यूमेंट अटैच कर दूं तब भी एफबीआर ज्यादा इंस्पेक्शन नहीं किया करता। तो आप लोग इसी तरह का डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। अगर आप करना चाहो, अगर आप ओरिजिनल लेके अटैच कर दो तो ज्यादा बेहतर है। ये भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये ऑल्दो एक सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये कर सकते हो। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, इससे आगे आ रहा है एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट पे मैं जैसे क्लिक किया तो यहां पर आया है, डू यू वांट टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर सब्सिक्वेंटली। जी बच्चे, समझ सब्सिक्वेंटली भी चेंज हो सकता है। अच्छा, एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है कि डू यू वांट टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में काम करना है और आप बाहर की कंपनी नहीं हो, आप न्यूली कंपनी नहीं आई हो, आप पुरानी कंपनी यहाँ पे काम कर रही हो, तो आपको टेम्परेरी सेल्स टैक्स की जरूरत नहीं है, परमानेंट की जरूरत है। लेकिन अगर बाहर की कंपनी हो और आप आए हो कुछ 2-3 महीनों के लिए और फिर वापस चले जाना है, तो इस सिनेरियो में आप टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। और जो टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो 6 महीने से साल तक मैक्सिमम वैलिड होता है, उसके बाद आपको परमानेंटली रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है। अगली अहम बात इसमें यह है कि एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डैम बनाने के लिए चाइना से कंपनी आई है, उसने यहाँ पर डैम पाकिस्तान में कंस्ट्रक्ट करना है। उस डैम की कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक कंपनी सिर्फ आके यहाँ पे पाइलिंग करती है, मींस कि पिलर खड़े करती है, दरिया के अंदर समंदर के अंदर जो भी है वो पिलर खड़ा करती है। तो जो पिलर खड़ा करने वाली कंपनी पाकिस्तान में आके काम करती है,
उसने सीमेंट खरीदनी है, उसने बजरी खरीदनी है, उसने सरिया खरीदना है, उसने 10 तरह की चीजें खरीदनी है। तो जब उसने 10 तरह की चीजें खरीदनी है तो उसने खरीद के सेल्स टैक्स पास ऑन कर देना है अगले बंदे को। तो अकॉर्डिंगली कंपनी ने कम से कम टैक्स बेयर करना है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सेल्स टैक्स में टेम्परेरी रजिस्टर करवाएगा कि मैं 3 महीने काम करूंगा, उसके बाद मेरी अल्लाह हाफिज है। तो वो उसको एफबीआर अलाउ करता है। याद रखो कि अगर मैंने इसको टेम्परेरी को यहाँ पे मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यस और नो की ऑप्शन है। तो मैं अगर यस कर देता हूँ कि मुझे टेम्परेरी ही चाहिए, इसका मतलब एक और भी एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल ट्रक्स हैं जो चाइना से मैंने मंगवाए हैं, जो इधर से एक दफा सामान आगे पीछे करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग करेंगे या जो भी करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। तो इस तरह के सिनेरियो में फॉर टेम्परेरी इंपोर्ट पर्पसेस भी वो आपको टेम्परेरी सेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ सकता है। ज्यादातर ओकेजनली आपको टेम्परेरी पे आपको नो करना चाहिए, क्योंकि आपने पाकिस्तान में काम करना है और आगे चलना भी है। अच्छा, उमर शहजाद बच्चे, क्या सेल्स टैक्स प्रोडक्ट्स और सर्विस दोनों पे लगता है? जी बच्चे, दोनों पे लगता है। अच्छा, सेल्स टैक्स एफबीआई वाला सिर्फ गुड्स पे लगता है और सर्विसेज पे प्रोविजनल सेल्स टैक्स लगता है बच्चे, दोनों पे लगता है सेल्स टैक्स, सिंपल सी बात। आई थिंक टेम्परेरी इज फॉर मैन्युफैक्चर अंटिल इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी और टू स्टार्ट बिजनेस। बच्चे ये भी बात है, लेकिन टेम्परेरी इंपोर्ट पर्पसेस के लिए भी आप, मैंने एग्जांपल दी कि आप ये रजिस्टर कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ टेम्परेरी इंपोर्ट्स। तो फॉर द पर्पज ऑफ इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो दोबारा से। आप एक और एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेरी रजिस्टर करवाया कि आपको पता है कि आपका जो एक टर्नओवर सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं जाएगा तो आपकी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी में फॉल नहीं करते, तो उस कैटेगरी में भी आप टेम्परेरी रजिस्टर करवा सकते हो, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल बाय एफबीआर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इसकी यहाँ पर नो इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप ये यस करते हो तो एफबीआर आपको हेयरिंग नोटिस देगा और कंफर्मेशन नहीं देगा, और वो आपका इस सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन पे ऑब्जेक्शन रेज कर देगा। तो फिर बेहतर है कि यस कर दो और आप और नो कर दो, ताकि आपको परमानेंट सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मिले पाकिस्तान के अंदर। खैर, यहां तक किसी का कोई सवाल सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन में, कोई क्वेश्चन कि इधर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, यहां पर किसी का कोई सवाल है? याद रखो, जब तक इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। सेल्स टैक्स के लिए पहले इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अच्छा, तो किसी का कोई सवाल है बच्चों तो प्लीज पूछो, मैं फिर आगे मूव ऑन करता हूँ। सर मुझे लगता है मैं मिस कर गया थोड़ी चीज। जो हमने पहले रजिस्ट्रेशन की है वो इनकम टैक्स की थी और ये सेल्स टैक्स की थी, ऐसे ही है? ऐसे ही हो बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये तो हो गया सिंपल बिजनेस की। अगर लेट से मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, फिर मुझे अपने आप को इसमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, उन चीजों को कैसे लेके चलना होगा, वो एक अलग सिनेरियो होगा सर। बल्कि बच्चे सेम ही होगा ना। आपने क्या करना है, कंपनी का लॉगिन करोगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करोगे, बिजनेस जो आपका है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा होगा, यूटिलिटी में बस बिल ऐड करोगे, अटैचमेंट में आप कंपनी की जो भी बैंक सर्टिफिकेट जो इन्फॉर्मेशन है वो डालोगे, जिस प्रॉपर्टी पे बिजनेस रन कर रहे हो वो बताओगे, एट्रीब्यूट में नो करोगे और सबमिट कर दोगे, तो अकॉर्डिंगली आपके कंपनी की भी सीएसएस की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। थैंक इफ यू सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं एक बच्चे। क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, पूछें। एक इंडिविजुअल, मैं जस्ट एक एम्प्लॉई हूँ और कुछ अर्से बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उस सिनेरियो में क्या होगा? मैं इंडिविजुअल पे अपना बिजनेस लिंक करूंगा या वो अलग से जनरेट होगा? अच्छा, लिंक नहीं करना। आप इंडिविजुअल हो, सैलरी पे काम कर रहे हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, ये कहना चाह रहे हो ना आप? जी जी जी। तो बच्चे, आप बिजनेस ऐड कर दोगे इनकम टैक्स वाली नोटिफिकेशन में, सिंपल सी बात जो है। ठीक है, तो आप बिजनेस वहां पर ऐड कर दोगे, और जब बिजनेस आप ऐड कर दोगे तो आपका एक तरह से बिजनेस की एफबीआर में रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ओके। अच्छा, अभी सरमत बच्चे के क्वेश्चंस आए हैं, जरा वो उसको देख लेते हैं। इफ एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं तो भी नो करना है? बच्चे, जब आप मैन्युफैक्चरर के लिए आप सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन आप क्यों नहीं करोगे बच्चे? तो आप कहना चाह रहे हो कि सेल्स टैक्स तुम सर्विसेज लेना चाहते हो, कि आप सेल्स टैक्स इन एफईडी मोड करना चाहते हो, अब आपको सवाल इस तरह है।
तो वो बात भी ठीक है। खैर, मैन्युफैक्चरर का सुना था कि नादरा ई सोलो सेंटर भी जाना पड़ता है, तो वो क्या चीजें हैं? अच्छा बच्चों, एक अहम बात आपकी, अज्यूम करते हैं कि मेरी सेल्स की रजिस्ट्रेशन हो गई। अज्यूम करते हैं जब मैंने ये फॉर्म सेव करके सबमिट कर दिया व्हाट्सोएवर, जब मैंने सबमिट किया तो मेरी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो गई है। लेकिन क्या मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं एक्टिव हूं फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स टैक्स? नहीं। मैं जब तक मैंने मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्म का प्रिंट लेके या अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लेके नादरा के ई सहूलत सेंटर या नादरा के किसी भी सेंटर में जाऊंगा जहां पर ई सहूलत का एक टेबल पड़ा होगा, लगा होगा। वहां जाके अपनी बायोमेट्रिक करूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि ये बिजनेस मेरा है, इसके लिए मैं बायोमेट्रिक कर रहा हूँ। तो नादरा का क्योंकि इंटरलिंक होता है विद एफबीआर, तो वो जैसे ही मेरे बायोमेट्रिक होती है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो नादरा जो है वो एफबीआर मुझे एक्टिव कर देता है। और वो एक्टिव रहूंगा, फिर आगे रिटर्न भी फाइल कर सकता हूँ। जब तक मैं मेरा ये एक्टिव नहीं होगा तब तक मैं रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो ये चीज बड़ी अहम होती है, बायोमेट्रिक करना जिसे कह लो, वो भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है, तो ये करना बड़ा अहम है। सर और अगर अच्छा, सॉरी बच्चे म्यूट हो गया, बोलो बच्चे। सर ये अगर पार्ट पार्टनरशिप है तो फिर जितने पार्टनर है उनको जाकर बायोमेट्रिक करवाना होगा, एक या दो? बच्चे कि एक एक बंदा भी जाता है ना, और उसको अथॉरिटी लेके कि मैं सबकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो वो एक भी जाके करवा सकता है, कोई मसला नहीं उसके अंदर जी। फर्म का। ठीक है। हाँ बच्चे, कोई और पूछा था सवाल कोई? यही क्वेश्चन था, रिपीट हो गया। अच्छा, आप दोनों इकट्ठे तो नहीं बैठे कहीं पे? ठीक है। इफ आई एम रजिस्टर्ड एओपी इन सेल्स टैक्स, तो क्या सब पार्टनर्स ने जाना है, और व्हाट इन केस ऑफ अ कंपनी? अच्छा, पार्टनर का तो मैंने बता दिया बच्चे। इन केस ऑफ अ कंपनी, कंपनी एक ऑथराइज बंदा देगी जिसे यूजली तौर पे कंपनी सेक्रेटरी होता है, उसको ऑथराइज करेगी फॉर द पर्पज ऑफ बायोमेट्रिक्स। वो जाएगा नादरा के ई सूरत सेंटर में, बायोमेट्रिक करके आएगा, तो कंपनी का स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए तो कंपनी का जो जिसे कह लो ना कि हम वो रखा करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी रखा करते हैं कि वो कंपनी के लीगल मामलात में वो हेल्प आउट कर सके, वो जा सके जहां जहां मसला हो। तो इसलिए कंपनी का वो रखा करते हैं। यहां तक किसी का कोई और इशू तो बच्चे बताओ, मैं आगे मूव ऑन करता हूं। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा बच्चों। अच्छा, मैन्युफैक्चर के केस में एफबीआर ऑफिस आते हैं प्रेमिसेस पे, क्या ऐसा होता है जी बच्चे? पहले ऐसे हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता। ठीक है। अब आप जस्ट सब चीजें मेंशन, आप तस्वीरें अटैच कर दोगे तो एफबीआर को कोई मसला नहीं, वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर देता है। पहले सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए मैंडेटरी ये था कि आप जाके डॉक्यूमेंट्स फिजिकली जमा कराते हो एफबीआर के सामने। एफबीआर वाले सारे चीजें चेक करते हैं, उस चेक करने के बाद आपके ऑफिस में विजिट करते हैं। जब आपके ऑफिस में विजिट करेंगे तो वो फिर खुद ही से तस्वीरें बनाएंगे, 5-10 हज़ार रुपए लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, आपसे चाय पानी पियेंगे और फिर कहेंगे जी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और जाके आपको रजिस्टर करके एक्टिव भी कर देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन है। अब आप घर बैठे बैठे आपने पहले इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करते हो, तो फिर ये क्या कहते हैं इस बच्चे, टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आप तस्वीरें भेज देते हो ना उनको, तो वो आते नहीं है। ठीक है। जैसे कि अभी एजीके में, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी यही हो रहा है, तो वो जस्ट इंफॉर्मेशन उनको दे देते हैं, और एक डायरेक्टर अक्सर औकात जाया करता है वहां पे आज़ाद कश्मीर में। तो जो भी ऑथराइज बंदा होगा वो जाएगा, पर्टिकुलरली जो फॉर्म 29 में आ रहा है उसकी बेसिकली एक रिटर्न फाइल होगी एजेके में, एजेके में रजिस्टर्ड होने के लिए। तो एक रिटर्न बंदे की रिटर्न फाइल होगी, और फिर या एक्टिव होगा तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन एजेके में हो जाती है। तो अगर मैंने कंपनी में या पार्टनरशिप में किसी बंदे का रजिस्टर करनी होती थी पहले, तो मुझे तमाम के तमाम पार्टनर्स की एफबीआर में पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी, फिर जाके मुझे वो क्या कहते हैं, वो बकिया सबकी रजिस्ट्रेशन, वो पार्टनरशिप फर्म की रजिस्टर हुआ करती है। चलो
कोई मसला नहीं सर, मत बचे। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा मजीद। सर एक क्वेश्चन प्लीज। हाँ हाँ, पूछे बच्चे। सर बायोमेट्रिक सिर्फ सेल्स टैक्स के लिए होती है या इनकम टैक्स के लिए भी? सेल्स टैक्स के लिए बच्चे, सिर्फ सेल्स टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए नहीं जरूरत। ठीक है सर। हो गया। चलो अच्छा, इसमें जो बकिया थोड़ी चीजें हैं वो इंशाल्लाह बात की। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक है 14(6) फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन टू बिकम मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स। मैं चूंकि रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं यहाँ पर, चलो ये बच्चों मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि मुझे वो YouTube पे ना मैं लोगों के लॉगिन नहीं खोलना चाहता जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ। तो वो इंशाल्लाह ये जो मॉडिफिकेशन है, चूंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ FBR में फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स टैक्स, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जब मैं इस पे जाता हूँ रजिस्ट्रेशन में, और मैं इस टू बिकम अ मैन्युफैक्चरर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर करना चाहता हूँ, द सेम प्रोसीजर है, कोई फर्क नहीं है। जो इंफॉर्मेशन डाली थी पहले मैंने मैन्युफैक्चरर डाला हुआ था, तो अब मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने आप को नॉन मैन्युफैक्चरर में, या फिर अदर देन मैन्युफैक्चरर करना चाहता हूँ, तो उसलिए मुझे मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन इधर से ही फाइल होगी, चूंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ इसलिए ये खुल नहीं रही। तो खैर, जो कंपनीज की होगी वो मैं बाद में खोल के आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, कि क्योंकि आगे हमारा आएगा काम। अब थोड़ा सा जरा आगे चलते हैं बच्चे, थोड़े से जो फॉर्म्स हैं ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्लासेस चलेंगी तो आगे हम काफी पढ़ लेंगे। अभी जो मेन मेन चीदा चीदा बातें हैं, थोड़ा सा मैं जरा आपको ओवरऑल इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल एज नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके आगे आ रहा है एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इन ऑर्डर टू ग्रांट, रिफ्यूज, मेंटेन, विदड्रॉ अप्रूवल ऑफ टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मींस सबसे पहली 236C की एप्लीकेशन है, जो ये कहती है कि आपको FBR जो है वो रजिस्टर कर ले एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, आगे 236C है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फिर जो एप्लीकेशन है, अगर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हुआ है, तो फिर आप रिवीजन की रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो 236C के तहत भी। तो ये उसकी एप्लीकेशन है। अब जरा पढ़ते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस से थोड़ा बहुत हम जरा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जरा थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, फिर मुझसे सवाल करिएगा। अहम बात यह है कि आप लोगों के काफी दोस्त ऐसे आएंगे आप लोगों की जिंदगी में, जो आपको कहेंगे कि भाई मैं जो हूं, मुझे मतलब मैं मजाकन बात कर रहा हूँ, उस ह्यूमर ह्यूमर से स्टार्ट करता हूँ, मे भी समझ अच्छे तरीके से आ जाए। हम सब के कोई ना कोई दोस्त ऐसे जरूर मौजूद होते हैं जो बिल्कुल वेले होते हैं, जो काम ही नहीं किया करते। ठीक है। तो वो कुछ अरसे बाद हमें, हम चूंकि प्रोफेशनल बन जाते हैं, हम कामों में आ जाते हैं, तो वो थोड़े से पीछे हो जाते हैं। अब उसके जहन में एक मैं मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चे, कोई माइंड ना करे, बस मिसाल के एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके जहन में, हमारे दोस्त के जहन में आता है कि भाई मुझे समझ आ गया मैंने कारोबार कैसे करना है। हम कहते हैं जी बताओ, वो कहता है मुझे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवानी है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवानी है। अब हमें कहता हूँ फिर, अब वो कहता है कि मैं लोगों से पैसा लेके फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा। अब जो एक्चुअल में काम कर लोग कर रहे हैं, मैं उनसे रेफर से बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि फलाह बहबूद के लिए काम करना है। कैसे काम करना है? कि मैंने लोगों से पैसे सब्सक्रिप्शन लेनी है। अच्छा, बच्चे आप प्रोफेशनल में कह रहा मेरे दोस्त ऐसे होंगे, मेरे दोस्त ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, सिंपल सी बात कि वो लोगों से पैसा लेके लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, गरीबों के लिए। तो इस सेंस में वो कहता है कि मुझे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बननी है, कि मैं लोगों से पैसा इकट्ठा करूं, एक तरह से सोसाइटी बना लूं, एक तरह से डोनेशन वाली इंस्टीट्यूट बना लूं, कोई ऐसा इदारा बनाऊं जहां पर लोग पैसे जमा कराएं, और मैं लोगों में पैसे बांटूं, उनके लिए ख्याल करूं, उनके लिए टेंट्स लगाऊं, उनके लिए कैंप्स लगाऊं, उनके लिए फ्री एजुकेशन के कैंप्स लगाऊं, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के कैंप लगाऊं, वगैरह वगैरह। वो सोचता रहता है। हमें कहता है जी मेरे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे। अब सबसे पहले चलते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनती कहां से है। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं, डिफरेंट जगह के। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि स्कूल्स का रेगुलेटर होगा एक हायर एजुकेशन कमीशन। जैसे एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो फ्लावर बहबूदा सिर्फ काम करेगी, उसके लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल।
तीसरा तीसरा इदारा कौन सा होगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी वो रजिस्टर करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला, डिप्टी कमिश्नर, जो रेलेवेंट डिप्टी कमिश्नर है आपके इलाके का, उसके नीचे एक डिपार्टमेंट होता है डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड लेबर। एक लेबर डिपार्टमेंट हुआ करता है, और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर सोसाइटी रजिस्टर हुआ करती है, चैरिटी रजिस्टर हुआ करती है, ट्रस्ट रजिस्टर हुआ करती है, डिफरेंट चीजें रजिस्टर हुआ करती हैं अंडर द डिप्टी कमिश्नर जो रेलेवेंट आपका होगा। अब वो वहां पे सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि आपने एप्लीकेशन अपने रेगुलेटर के पास फाइल कर दी और उन्होंने आपको रजिस्टर कर लिया। अज्यूम करते हैं आपको रजिस्टर कर लिया। जैसे उसने आपको रजिस्टर कर दिया, आगे क्या होगा? अब एफबीआर के आगे आप रजिस्टर नहीं हुए, आप सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद रेलेवेंट रेगुलेटर रजिस्टर हुए हो। अब आप क्या करोगे? अब आप एफबीआर को एप्लीकेशन डालोगे, जी मैं रजिस्टर हो चुका हूं फलां फलां जगह से, बराए मेहरबानी आप मुझे 236 का सर्टिफिकेट दें। यानी कि मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं, ये मुझे सर्टिफिकेट दें आप। एफबीआई कहते हैं ठीक है, मैं सर्टिफिकेट देता हूं। सबसे पहले 236C की एप्लीकेशन फाइल करो कि भाई आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। ये उस सिनेरियो में बात करूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप एप्लीकेशन फाइल करो। एप्लीकेशन के साथ वो 50 चीजें मांगता है कि आप अपनी, जिसे कह लो कि ऑडिटेड अकाउंट्स दे दो मुझे 3 साल के। आप 3 साल के ऑडिटेड अकाउंट, अगर आपकी नई कंपनी है तो अगले 3 साल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दो। आप अपनी सीवी दे दो। आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बताओ कि जो आप एनजीओ बनाना चाह रहे हो ये वाकई आपके काम की, आप यही काम करते हो कि नहीं करते, आपका एक्सपीरियंस था कि नहीं था, व्हाट्सोएवर। फिर आपके जो पास जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट हुई है कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर एक आता है पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी का सर्टिफिकेट दे दो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की काफी बातें वो करता है। जब वो सब चीजें देख लेता है और वो कहता है हाँ वाकई में आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिजिबल हो, मैं आपका स्टेटस अप्रूव करता हूं, इस एप्लीकेशन देने के बाद, इस एप्लीकेशन के बाद, एविडेंस देने के बाद वो स्टेटस एक्सेप्ट करता है और मुझे स्टेटस देता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। 236 का स्टेटस मुझे दे देता है। मुझे स्टेटस मिल गया। अगली बात अभी मैं डिस्कस करनी नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, क्या इस चीज को, क्या स्टेटस लेने के बाद मुझ पे टैक्स नहीं लगेगा? इसका जवाब यह है कि मुझ पे टैक्स जरूर लगेगा। लगेगा ही। जी बोले, जी बच्चे बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, 100C कंप्लाइंसेस, जी बच्चे बिल्कुल सही पहुंचे हो सरबत। अच्छा, तो जब मैं ये सब चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, जब ये सब चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे एफबीआर वो कह, अच्छा, मुझे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मिल गया स्टेटस, उसके बाद एफबीआर मुझे क्या टैक्स नहीं लगाएगा? मुझे फिर भी टैक्स लगाएगा। वो कहेगा एफबीआर कि अगर आप कहते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट है तो बराह मेहरबानी एक एप्लीकेशन फाइल कर दें। जो मैं आपकी स्क्रीन पे जरा गौर करिएगा, ये विदहोल्डिंग टैक्स है। यहाँ पर एप्लीकेशन आ रही है बच्चों, जहां जहां 159 लिखा हुआ है, जहां जहां 159 लिखा हुआ है, वो सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एप्लीकेशन टू गेट एग्जम्पशन या टू बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम withholding of income tax or to be charged under any section of the ordinance for taxation on their income। तो कोई भी आपको टैक्स तब नहीं लगेगा जब आपके पास 159 का ऑर्डर होगा। तो जिसको अगर मैं टेक्निकली स्पीकिंग बात करूं कि हमारे ऑर्डिनेंस के तहत नथिंग इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अनलेस इट इज ईदर प्रोवाइडेड इन द लॉ, या कानून में लिखा हुआ है कि ये आपकी इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, और द पर्सन बेयर्स द एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो खैर, अभी बात सिंपल सी रखते हैं, अप्रूवल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीजें आपने देखनी है। तो अगर किसी के पास कोई क्लाइंट आए भी गलती से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन का, तो बच्चों ठीक ठाक बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा,
सर ये आप एप्लीकेशन फाइल करके भी दिखाएंगे बच्चे? कोशिश करूंगा फाइल करके दिखाऊं, बट खोल के जरूर दिखा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। रिकॉर्ड पड़ा होगा इंशाल्लाह, काफी कुछ दिखा दूंगा। मिल भी जाएगी, अगर एप्लीकेशन कहोगे तो शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगी। अच्छा आगे चलते हैं बच्चों। ये वो एप्लीकेशन, जैसे कि मैं इस एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, मैं 2024 के लिए क्लिक करता हूँ, तो वो कहता है क्रिएट वर्कफ्लो डेट्स नॉट फाउंड। रीजन, रीजन ये है कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये एप्लीकेबल है ही नहीं। अगर मैं बिजनेसमैन होता तो ये मेरे लिए खुल जाता। खैर आगे चलते हैं। ये अगर मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और फिर एफबीआर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो उस रिजेक्शन के बाद मैं अप्लाई रिवीजन के लिए कर सकता हूं उस ऑफिसर को कि भाई मेरी विड्रॉ कर लिया, आपने गलत विड्रॉ किया है। तो ये वो एप्लीकेशन है, जैसे अमेंडमेंट होती है सेम उसी तरह का, कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, अब आप दोबारा से अपील में जा रहे हो, लेकिन रिवीजन, इसमें रिवीजन होती है पहले। आगे चलते हैं थोड़ा सा। एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू चेंज इन अकाउंटिंग मेथड और एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल नॉर्मल टैक्स ईयर। तो जरा दोनों को, दोनों एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, अहम कॉन्सेप्ट है ये बच्चों। ये जितनी भी चीजें आ रही है ना, ये एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इधर मैं खोल के दिखाता हूँ, 2024 करता हूँ, अल्लाह करे मेरा खुल जाए। जैसे मैंने ये एप्लीकेशन खोली है, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल नॉर्मल टैक्स ईयर, ये एप्लीकेशंस क्या हैं? या दूसरी एप्लीकेशन थी एप्लीकेशन फॉर चेंज इन अकाउंटिंग मेथड, ठीक है। अब अकाउंटिंग मेथड क्या है, जरा मैं आराम आराम से समझाता हूँ, किसी को समझ ना आया तो बच्चों जरूर मुझे बताना, मैं आपको री एड्रेस कर दूंगा, समझाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन दी एफबीआर को। अब एफबी, अब क्या है कि लेट से एज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान में एक कंपनी है, लेट से कि एग्रो का नाम लेते हैं। एग्रो पाकिस्तान में एक कंपनी है जो कि खाद बनाती है। अब एग्रो की पेरेंट कंपनी भी है एक, मतलब एक कंपनी है जिसने एग्रो में इन्वेस्टमेंट किया, वो उसकी पेरेंट कंपनी है। वो जो पेरेंट कंपनी है वो यूएस में बैठी है, अमेरिका में बैठी है, अमेरिकन कंपनी है जी। अब जो अमेरिकन कंपनी है उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है एग्रो में। अब अमेरिकन कंपनी के जो अकाउंट्स बनते हैं वो बनते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 12 महीनों के अकाउंट्स बनेंगे। और 12 महीने स्टार्ट होंगे, मतलब जैसे कि अमेरिकन कंपनी की बात करता हूँ तो वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होंगे। पाकिस्तान में वही कंपनी, उसकी जिसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो जो यूएस में कंपनी है उसकी, तो जो सब्सिडरी कंपनी है उसके अकाउंट्स बनेंगे 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। तो दोनों, अब जब दोनों के अकाउंट्स जब मैच कर रहे होंगे, जाहिर है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है एक बाहर की कंपनी ने, तो पाकिस्तानी कंपनी ने बाहर की कंपनी को कोई पैसे वापस भी तो करने हैं ना, इधर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और इधर इन एनी अदर फॉर्म। तो पाकिस्तानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी, पाकिस्तानी कंपनी प्रॉफिट में कमाती है, तो वो कुछ पैसे अपने मालिकान को भी भेजेगी। तो जब अपने मालिकान को भेजेगी या रिकॉर्ड मेंटेन करेगी उनके साथ मिलके, तो मालिकान का जो जो बाहर अमेरिका में बैठी है उसका टैक्स रेट डिफरेंट है, वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक है। जबकि पाकिस्तानी कंपनी का जो टैक्स ईयर है वो 31 जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर के 30 जून तक। तो 6 महीने बस मिलते हैं ओवरलैपिंग के, रिमेनिंग 6 महीने ओवरलैप नहीं हो पाते। तो जो 6 महीने ओवरलैप नहीं हो पाते, इस वजह से आपकी, मतलब एक रीजन बता रहा हूं, इस वजह से आप एप्लीकेशन देते हो एफबीआर को कि भाईजान मेरा कंपनी जो पेरेंट है उसका ये टैक्स ईयर है, मेरा टैक्स ईयर ये है। हम लोग जब भी अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तो हमारे अकाउंट्स में मसला आया करता है, बराए मेहरबानी मेरा जो टैक्स ईयर है वो नॉर्मल टैक्स ईयर से छोड़ के स्पेशल टैक्स ईयर में कन्वर्ट कर दे। मींस कि मेरा जो टैक्स ईयर है वो भी 1 जनवरी से शुरू करवा दें। तो एफबीआर यूजली तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है इन रीजंस को। क्या आप नॉन फाइनल से फाइनल का प्रोसेस बता? जी बच्चे बता सकता हूँ, अभी नहीं लेकिन
कि सेम ईयर हो और ग्रुप टैक्सेशन के लिए भी। जी बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, तो समझ बच्चे, आपके जो सवालात हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट राइट नाउ दे आर सो एडवांस के अभी मैं क्लास में जो बकिया बच्चे बैठे हैं मैं उनका डेकोरम या उनका इंटरेस्ट खराब नहीं करना चाहता। तो हम आराम आराम से आपके सब सवालों के जवाब देंगे और डिस्कस भी करेंगे, परेशान नहीं होना। बट पूरा सेशन के आराम आराम से चलेंगे तो होगा। अच्छा, अब जब मेरा जो टैक्स ईयर है मैंने अप्लाई कर दिया एफबीआर को कि मेरा चेंज कर दें, तो एफबीआर एक्सेप्ट कर लेता है। इससे क्या होगा कि मैं कन्वर्ट कर गया हूं फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। अब मैं बात करता हूँ शुगर इंडस्ट्री की। जो शुगर इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, जितनी भी शुगर मिलें लगी हुई है, उन तमाम का जो टैक्स ईयर होता है वो 1 अक्टूबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक खत्म होता है, या 1 सितंबर से शुरू होकर 31 अगस्त तक खत्म होता है। तो मतलब पाकिस्तान में ये टैक्स ईयर चेंज करने का कोई इशू नहीं है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर आप सारी रीजन लिखोगे, और रीजन क्या क्या वजूहत है जो टैक्स ईयर चेंज करोगे, और 74(3) की एप्लीकेशन फाइल का जो ये ऊपर आ रहा है बच्चे, ये एप्लीकेशन खोलोगे। ठीक है, और जब एप्लीकेशन खोलोगे और उनको रीजन बताओगे तो वो एफबीआई एक्सेप्ट करके आपका टैक्स ईयर चेंज कर दिया करता है। दूसरा कंसेप्ट इसमें था बच्चों अहम, वो ये था कि एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल या सॉरी, तो चेंज इन अकाउंटिंग मेथड। तो चेंज इन अकाउंटिंग मेथड ये है कि अकाउंटिंग मेथड दो सिंपल सा बता देता हूँ, सिंपल सिंपल से। एक कैश बेसिस मेथड होता है, एक एक्रूवल बेसिस मेथड होता है। कैश बेसिस मेथड क्या होता है कि अगर मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूं, उनसे 100 रुपए की चीज खरीदता हूं, और मैं चला गया ग्रोसरी स्टोर ने, और मैंने 100 रुपए भी दे दिया उनको, ग्रोसरी स्टोर ने अपने पास रिकॉर्ड कर ली सेल जब उसके पास पैसे आ गए। तो इस मेथड को कहेंगे कैश बेसिस, मतलब पैसे दो, हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। पैसे दो, हम ये कर लेते हैं, पैसे आ जाएंगे तो सेल रिकॉर्ड करेंगे, पैसे निकल जाएंगे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे, सिंपल। तो मैंने सेल भी रिकॉर्ड इस तरह के मेथड को हम कहेंगे कैश बेसिस मेथड। दूसरा मेथड है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये है कि फर्ज करते हैं आज, आज के दिन का फर्ज करते हैं, आज के दिन बच्चों, आज के दिन ये हुआ कि मैंने सेल कर दी, मुझे फोन आया कि 50 आइटम भिजवा दो फलानी जगह पे, और पैसे आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब मैंने आज पैसे निकाले, आज मैंने गुड्स भेज दिए बाहर, और पैसे कल आने हैं, तो मैं आज अपने अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड कर दूंगा सेल्स की, कि आज पैसे, आज मेरी गुड्स निकल गए हैं, पैसे मुझे आ जाएंगे। तो इस मेथड को कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स कि मैं प्री एम्प्ट कर रहा हूं कि ये मेरा खर्चा होने वाला है, या ये मुझे इनकम आने वाली है। तो इससे, इस मेथड को अगर मैंने कैश बेसिस यूज किया हुआ है तो मैं चेंज करके एक्रूअल कंसेप्ट पे भी जा सकता हूँ, एक्रूअल पे चल रहा हूँ तो कैश बेसिस पे भी जा सकता हूँ। तो ये एप्लीकेशन है, ये सारी खाली खाली एप्लीकेशन, ये सारा कुछ इसमें आपने खुद फिल करना होता है। अब रहेगी एक अच्छा मैसेज आ गया, ओए सर यू आर ग्रेट, मैंने बस पढ़ा हुआ है तो प्रैक्टिकली के साथ लिंक करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कंफर्म हो कि मैं सही अप्लाई कर रहा हूँ। प्राइम कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहाँ से चेंज होगा फॉर इंडिविजुअल फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक? प्राइम कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बच्चे, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक जो है, जैसे कह लो कि वो आपके फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड होगा, इधर उसका फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं। जब बिजनेस रिटर्न करेंगे तो ये सवाल आपका वैलिड आ जाएगा इंशाल्लाह। बिजनेस रिटर्न करेंगे, परेशान ना होइएगा, हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, अब एक बच्चे ने सवाल पूछा था, आप में से किसी ने, बच्चों मैं बता दूं कि मैं और सरमद कोई जानते नहीं है एक दूसरे को, और मुझे नहीं पता, मैं पहली दफा सरमद भाई के मैसेज पढ़ रहा हूँ, मैं किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है। कोई बंदा ये ना समझे कि मैं सरमद की सब बातों का जवाब दे रहा हूँ। किसी ने जो सवाल पूछना है, जब मर्जी पूछना है, पूछे बच्चा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप ये मत समझिए कोई भी। तो अच्छा, आगे चलते हैं। किसी एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि नोटिस कोई कंपनी को बंद करना है, या हमने कोई बिजनेस को बंद करना है तो कैसे करना है? बिजनेस ऐड तो कर लिया, बंद कैसे करेंगे?
तो बच्चों ये 1171 की एप्लीकेशन है कि जब आप एफबीआर को इंटीमेट करते हो कि हमारा कारोबार बंद हो चुका है, आज के बाद इस कारोबार पे कुछ भी होगा हम जिम्मेदार नहीं है, हमारी तरफ से कारोबार खत्म, ना पैसे आ रहे हैं ना पैसे जा रहे हैं, कहानी खत्म हो गई है, हम जीरो पे आ गए हैं। तो ये जब एप्लीकेशन आप दोगे तो जिसके नाम पर दो दो तीन तीन बिजनेसेस आ रहे हैं, कोई एक बिजनेस खत्म करना चाहे तो उसमें से जो भी एप्लीकेशन दोगे उसके हिसाब से आपका वो जो बिजनेस है वो खत्म हो सकता है। कि मतलब रिमूवल ऑफ बिजनेस कैसे होगा? बाय एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1171 टू द कंसर्न डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर, और ये कहोगे कि भाई मेरा कारोबार खत्म, मेरे पास और पैसे नहीं है, मैं लॉस में चला गया हूँ, मैं कारोबार मजीद नहीं करना चाहता। तो ये एप्लीकेशन 117A की एप्लीकेशन उससे परटेन करती है। अच्छा, अच्छा बच्चों एक चीज किसी का यहां तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो, कोई सवाल करना चाहता है तो पूछो। मैं अभी एक शायद छोटा सा वो टॉपिक करा दूं। अगर कोई मसला हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, कोई थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बर्डन हो रहा है, तो ये भी बता दो, मैं खत्म कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। बट आप अपना बता दो। अच्छा सरमत एक भाई। क्वेश्चन हाँ बोले बोले बच्चे प्लीज। सर। अस्सलाम एक वालेकुम सर। वालेकुम सर ये जो स्पेशल ईयर की हम अप्रूवल लेते हैं, नॉर्मली तो जो नॉर्मल टैक्स ईयर उसकी तो जो रिटर्न हम एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे वो तो मोस्टली सितंबर होता है, इसकी भी रिटर्न उसी के साथ ही फाइल होगी? टैक्स ईयर पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ बात बिल्कुल ठीक है, उसी के साथ ही होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कंपनीज की नॉर्मल रिटर्न फाइल हुआ करती है, सबमिट हुआ करती है 31 दिसंबर को। कंपनीज की ड्यू डेट 31 दिसंबर हुआ करती है। उसका टैक्स ईयर खत्म हुआ 30 जून को, तो 6 महीनों में उसे रिटर्न फाइल करनी है। और इंडिविजुअल स्पेशल ईयर की भी भाई? इंडिविजुअल की जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो इंडिविजुअल का जब टैक्स खत्म होता है तो 3 महीनों में इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करनी होती है, जिस वजह से डेट ऑफ रिटर्न 30 सितंबर आ रही होती है। अब जो जिसका टैक्स ईयर स्पेशल है, टैक्स ईयर जी। स्पेशल का मतलब ये है कि 1 जनवरी से लेके लेट्स अज्यूम करते हैं 31 दिसंबर तक, तो उसके लिए रिटर्न फाइल करने के 9 महीने मिल जाते हैं। तो 9 महीनों में हमने रिटर्न फाइल करनी है जो सितंबर होती है। तो कंपनी स्पेशल टैक्स ईयर वालों की जो रिटर्न होती है वो 9 महीनों मीन्स के इंडिविजुअल के साथ हमने फाइल करनी होती है। ठीक हो गया ठीक ताहिर हो, बच्चे? थैंक चलो यू सर। कोई मसला नहीं जी। सैफुल्ला बच्चे बोलो, सॉरी यार आपकी आवाज कट गई थी, या वो भाई नहीं बोल नहीं, रहे। भाई ने क्वेश्चन किया था, मैं तो रुक गया था, कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो ये है कि एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स पेयर, वो किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा था बिजनेस में। अगर वो इसको डिस्कनेक्ट करना चाह रहा है या खत्म करना चाह रहा है किसी भी डेट से, यानी कि पिछले चंद दिनों से, तो उसको कैसे करेगा? सबसे पहले तो वो जिस बिजनेस के साथ अनेक्स है वहां पर नोटिस देके, अपना रिटायरमेंट नोटिस लेके उस पे सबके साइन लेगा। और जो ये पार्टनरशिप फर्म है वहां से फॉर्म डी लेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी चेंज होता है ना पार्टनरशिप, तो वहां पर फॉर्म डी मिला करता है, चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फॉर्म डी ले लेगा बच्चों। जैसे उसने फॉर्म डी ले लिया तो फिर वो नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस अप्लाई कर देगा, यहाँ पे अप्लाई कर देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। अच्छा जी, जमीन क्या खान सर ये जो टैक्स ईयर वाला आप बता रहे थे कि लेट से मैंने दिसंबर कोई किसी कंपनी का रख दिया है, तो फिर सर उसका मेरे पास, यानी ये नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी एसएनसी कोई भी, तो उसका सर मुझे इसका मतलब है उसकी भी रिटर्न फाइल करने का मेरे पास 9 मंथ्स रह जाएंगे पीछे? हाँ, अगर आपने दिसंबर आपने कर दिया तो फिर 9 महीनों में आपने रिटर्न फाइल करनी है। सर फिर तो ये गलत है, फिर तो ये जिसके मुताबिक इनके मुताबिक जो ईयर्स है बस वही रहने देने चाहिए, ऐसा ही है? नहीं बच्चे, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ना। दूसरे मेरे के पास क्षमा है। ये जो कंपनी है मेरी, अगर कंपनी है जिसके साथ मैंने अगर कंसोलिडेट करना है फॉरेन कंपनी के साथ, तो उनके लिए 6 महीने अब उठाएंगे, फिर 6 महीने की अगले उठाएंगे, तो वो दो दो ऑडिटेड अकाउंट्स उठा रहे होंगे, मुझे हर क्वार्टरली ऑडिट बखरा कराना पड़ेगा, फिर बाय एनुअली अलहदा ऑडिट कराना पड़ेगा, फिर अकाउंट जाके कंसोलिडेट होंगे। तो वो एक मुश्किल ज्यादा हो जाता है। अभी अगर मैं स्पेशल टैक्स से कर ले तो रिटर्न फाइल करने का क्या मसला है, रिटर्न ही तो लेट हो रही है। क्या मतलब टैक्सेस तो जमा हो चुके होते हैं, वो एडवांस टैक्स की फॉर्म में कंपनी के पास टैक्सेस जा चुके होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती इसके अंदर। ये बेहतर तरीका ठीक होता है है। सर,
थैंक यू। कोई और बच्चा सवाल पूछ रहा था आप में से, कोई बच्चा? जी सर जी, हाँ जमीन साहब। मेरे क्वेश्चन है जी, कोई प्रीमेच्योर से है लेकिन जहन में आया तो पूछ लेता हूँ। सर जी, इस तरह की अगर एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो कि टैक्स में रजिस्टर है, लेकिन उसके जो शेयर होल्डर्स है उसमें कुछ फाइलर है और टैक्स में रजिस्टर है, कुछ नहीं है, तो इस केस में उनको नोटिस मिलता है कि जी आप लोगों की जो टैक्स एग्जेम्पशन का स्टेटस है वो उनको फिर नहीं दिया जाता। तो ऐसी सूरत में कोई है क्लास के वो मतलब है कि अपने आप को बचा सके? बचा सके वाला के बच्चों, उनकी रिटर्न फाइल कर दो, सिंपल। मतलब नहीं, ऐसे ही है। रिटर्न तो ऑर्गेनाइजेशन की फाइल हो रही है, लेकिन उसके जो शेयर होल्डर है वो मतलब है कि वो अगर उनकी रिटर्न फाइल करते तो अभी उसको रजिस्टर करके कर लेंगे ना, अगर बच्चे पिछले साल का उनका देखो, टैक्स सिंपल सी बात है वो। समीर साहब, मैं आपको बताता हूँ, ऐसी क्लॉज मेरी नजर में तो नहीं गुजरी, जो ऑनेस्टली कहता हूँ, क्योंकि 100C में भी कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं भी सेकंड स्केड्यूल में कहीं नजर नहीं आई मुझे। लेकिन एफबीआर कोई भी बहाना करके आपकी एग्जम्पशन को रिवोक कर सकता है, वो कर सकता है आपकी एग्जम्पशन को। उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप एफबीआर के ऑब्जेक्शन पूरे कर दें, रिमूव कर दें। दो ऑब्जेक्शन है, अगर ऑब्जेक्शन लीगली आपके ठीक है और एफबीआई ज्यादती कर रहा है तो फिर आपको कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं करते तो फिर क्या कहते हैं, फिर सलाम दुआ करनी चाहिए कमिश्नर के साथ, तो वो हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। और लीगली जो है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर आपने ये डिस्कशन के दौरान एजेके के हवाले से भी बात की थी। जी सर, एक मुझे क्वेश्चन ये है। पता- जब कंपनी रजिस्टर तो करवाते शिजात हैं बच्चे, उस शिजात वक्त जो बच्चे, डायरेक्टर्स हैं उनके टैक्सेस पेड होना लाजमी है। यार शिजात बच्चे, वो दूसरा बच्चा बोल रहा है, शायद बच्चे, सॉरी बच्चे, शिजात मैं आपको जवाब जी देता जी हूँ। शायद बच्चे बोलो। जी जी, तो आपने एजेके के हवाले से बात की थी। मुझे ये बता दें कि एफपीआर क्या जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल होता है, मतलब प्रोविंसेस में होता है, इसी तरह उसकी एप्लीकेबिलिटी एजेके में भी है? और अगर नहीं है तो क्या डिफरेंसेस हैं एजेके में और पाकिस्तान में, क्योंकि उसका स्पेशल स्टेटस है। तो इसके हवाले से अगर थोड़ा सा गाइड कर दें। बच्चे, जो एजीके का स्टेटस है वो स्पेशल स्टेटस है। एजीके ने लेकिन एडॉप्ट किया हुआ है पाकिस्तान का इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को एडॉप्ट किया हुआ है, तो जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे कवानीन एजीके के ऊपर लागू होते हैं। अगली बात, उनके लिए मसाइल बहुत हैं, क्योंकि उनका और लॉगिन और पोर्टल भी अब बनना शुरू हुआ है। अगली अहम बात यह है कि जो चीज़ें एजेके में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी है एंटिटी सारी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होके जब एजेके में चीज़ें बिकती हैं तो रेट ऑफ टैक्स जो सेल्स टैक्स है वो एक्स्ट्रा हो जाया करता है। जब वो एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स हो जाता है तो एजेके वालों को जो 10 रुपए की चीज है वो 12 या 13 रुपए की नॉर्मली पड़ जाती है, जो कि एक ज्यादती का एलिमेंट है, बट है तो है, अब क्या करें इसमें। तो ये चीजें देखनी होती है कि क्या करें इसके अंदर। तो लेकिन ये कि वो स्पेशल स्टेटस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को अडॉप्ट कर लिया है। जब अडॉप्ट कर लिया तो मीन्स कि इस ये कानून उनकी गवर्नमेंट के लिए एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पीपल ऑफ द पाकिस्तान को पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है। फर्क कोई भी नहीं है। ओके। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो, कोई थैंक यू। मसला नहीं। उमर शिजात बच्चे, आपका सवाल था कि क्या सवाल था? मुझे सवाल भूल गया। रियली सॉरी टू हैव इंटरप्टेड सर। उस वक्त शाहिद भाई को सॉरी करना चाहूँगा। कोई इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हुआ था तो मुझे कोई शाहिद भाई मसला की नहीं आवाज़ बच्चे, नहीं कोई आ मसला रही नहीं, थी, कोई तो मसला दैट्स व्हाई आई थॉट। नहीं। नहीं नहीं बच्चे, कोई गाल नहीं या थी। सर, द क्वेश्चन शुड आई रिपीट इट? हाँ बच्चे, रिपीट कर दो जरा प्लीज। ओके, द क्वेश्चन वाज कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर हो रही है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द डायरेक्टर्स डू दे नीड टू हैव पेड ऑल देयर टैक्स लायबिलिटीज? अगर वो रजिस्ट्रेशन हो रही है उनकी विद एसईसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो कोई कंडीशन नहीं है ऐसी।
उनकी कंपनी रजिस्टर वैसे भी हो जाती है एफबीआर में। अब पहले इस तरह होता था, अब ऐसे नहीं होता। अब आप एसईसीपी में कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, फौरन से जो एसईसीपी में कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ एफबीआर का लॉगिन पासवर्ड भी आपकी ईमेल पे आ जाता है। उसका मकसद ये है, सिंपल सा ये, कि उसके लिए अब रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन और पासवर्ड होना, क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड होना उन बंदों का जरूरी नहीं है। वो जो बंदे जो कंपनी में रजिस्टर हो रहे हैं, तो उसके लिए एज सच एफबीआर के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न फाइल की है नहीं की, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्कोप। हाँ, कंपनी जब कंप्लायंस करने लगेगी अपनी, तो कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स के पे टैक्स काटना होगा, जो भी उनको पेमेंट कर रही होगी। खैर वो भी कोई डबल नहीं होगा। इसमें इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? इसमें इम्पैक्ट इम्पैक्ट बस सिंपल लॉफुली यही है कि भाई उनका वो एलिजिबल टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं, मैंडेटरी होता है उनके लिए। तो वो उनको बस रिटर्न फाइल करनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मसला नहीं है। उम्र से ज्यादा बच्चे, आपको समझ आ गया या मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ पॉइंट? अच्छा, चलो वो चला गया। अच्छा, किसी बच्चे ने रेज हैंड किया था, जिस बच्चे ने रेज हैंड किया बच्चे बोल ले। अच्छा अच्छा, सरमत बच्चे, आपके सवालों का मैं जवाब देता हूँ। हेलो। हाँ जी, उम्र से ज्यादा बच्चे, आवाज आ रही है उम्र बच्चे सॉरी आप? सर, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। आई वांटेड टू आस्क अदर फेलोज कि मैं पूछना चाह रहा हूँ बाकी सबसे कि सर मेरी तरफ तो आपकी आवाज कट रही थी कि बाकी सबको अगर आ गई है तो इट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड, तो मैं वो बाद में सुन लूंगा आपका आंसर। आई कुडंट हियर योर आंसर। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं रिपीट जी कर अब आ रही। देता हूँ कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है टू गेट रजिस्टर्ड देमसेल्फ बिफोर रजिस्ट्रेशन एट एसईसीपी। ठीक है, मैंडेटरी श्योर। नहीं है उन पे। और क्योंकि अब जब रजिस्ट्रेशन कंपनी की होती है एसईसीपी से, तो साथ लॉगिन पासवर्ड ऑफ एफबीआर भी कंपनी का आ जाया करता है। तो डायरेक्टर की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। हाँ, लीगली स्पीकिंग डायरेक्टर अगर उनकी टैक्सेबल सैलरी है तो उन्होंने रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, रजिस्टर होना मैंडेटरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एससीसीपी में रजिस्ट्रेशन के लिए एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, थैंक तो यू सर। कोई मसला नहीं बच्चे। सरमद बच्चे का क्वेश्चन था, देख लेते हैं। अच्छा, एप्लीकेशंस का ड्राफ्ट भी शेयर होंगे? जी बच्चे, इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, बिजनेस को 181 नोटिफिकेशन में भी खत्म नहीं कर सकते क्या बच्चे? सरमत बच्चे, नहीं कर सकते खत्म। मैंने बताया था कल, बिजनेस ऐड आप कर सकते हो, बिजनेस की डिलीट करने की ऑप्शन एफबीआर के पास है, आप डिलीट नहीं कर सकते। मिनहाज संधू बच्चे को ऐसा एग्जम्पशंस की तरफ लेटर लेक्चर्स में जाएंगे? जी बच्चे, डेफिनेटली जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। तो कंपनी की भी रिटर्न फाइलिंग सीखेंगे? जी जिशान बच्चे, जरूर कंपनी की रिटर्न फाइलिंग जरूर सीखेंगे। हमारा कंपनी का 8-9 लेक्चर्स का होगा सेशन, तो इंशाल्लाह जरूर होगा। एग्जाम्शन का भी होगा बच्चे, ये चीज़ें पढ़ाई नहीं है मैंने, परेशान नहीं होगा, प्रॉपर दिखाऊंगा। तो खैर, अच्छा, आज के सेशन को इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आगे बढ़ेंगे। और सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी सरमत बच्चे, बोलो बच्चे, क्या क्वेश्चन है आपका? बच्चे बोलो। अगर गवर्नमेंट का सर्वेंट है और उसकी सैलरी स्लैब रेट से ज़्यादा है, तो क्या उससे इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन प्लस टैक्स फाइलिंग लाजमी है? ऐसा तो क्या उसके इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन प्लस टैक्स फाइलिंग लाजमी? जी बच्चे, बिल्कुल लाजमी है। लॉ में कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को माफ़ी है, तो फिर एप्लीकेबल सब पे है। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन प्लस टैक्स फाइलिंग लाजमी, जी बच्चे उसकी लाजमी मीन 600 से ज़्यादा सैलरी है एनुअल, उसकी डिडक्शन हो जाती है अमाउंट। हाँ बच्चे, रिटर्न अगर 6 लाख से ज़्यादा सैलरी है, रिटर्न मैंडेटरी है फाइल करना उसके लिए, तो फिर उसने फाइल करनी ही करनी है रिटर्न। हाउस वाइफ की रिटर्न, वो संधू साहब, खैर हो। अच्छा, हाउस वाइफ की अगर वो उसकी सैलरी नहीं है, टैक्सेबल सैलरी नहीं है,
कोई उसके एसेट्स नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 114। उसमें लिखा हुआ है कि इन बंदों ने रिटर्न फाइल करनी है, और इन बंदों ने 115 में लिखा हुआ है इन बंदों ने रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर उस कैटेगरी में, वैसे तो हाउसवाइफ उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती जो कि नहीं करने वाली रिटर्न होते हैं, तो लेकिन अगर वो टैक्सेबल सैलरी ड्रॉ कर रही है, कोई पैसे आ रहे हैं, वो मतलब उसको वो प्रॉपर्टीज हैं उसके पास, तो डेफिनेटली उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है उसके ऊपर ही, उसको भी करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एज सच अगर कोई बिजनेस, कोई इनकम शिनकम नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बच्चे। ठीक है, FBR के मत्थे नहीं लगना चाहिए, FBR पे ज्यादा पागल हो जाता है। खैर, तो इंशाल्लाह बच्चों फिर ये भी क्लास यूट्यूब पे चढ़ा दी जाएगी, और क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो फिर मतलब वो पोर्टल, फिर वो आपको ग्रुप में आपको मैसेजेस आ जाएंगे, जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैसेज कर देगी इंशाल्लाह आपको। तो वो जिन जिन के पोर्टल बनने हैं वो सारे उनकी फिर आपसे इंफॉर्मेशन ले ली जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों आज के लिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है आप सबसे। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, कोई मसला ओके, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जमीन साहब, शुक्रिया बच्चों, सबका शुक्रिया बहुत बहुत। सर थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज सर। कोई मसला नहीं बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।